नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज मैं यूपी पीजीटी भूगोल के उन प्रश्नों को लेकर आया हूं जिन पर आप आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। हम सीरीज डी को देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर डी होगा। इसके एविडेंस को देख लेते हैं। ये एविडेंस मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की पुस्तक से ली गई है। इसमें चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र के पेज नंबर 4 पे ये दिया है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। सीरीज डी में अगला प्रश्न है जिस पे आपत्ति की जा सकती है, वो है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? आयोग ने इसका उत्तर डी माना है, नर्मदा नदी, जबकि नर्मदा नदी ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती है। इसका उत्तर बी होना चाहिए, यमुना नदी। ये एविडेंस भौतिक भूगोल डॉक्टर सविंदर सिंह की बुक से लिया गया है। पेज नंबर 255 पे है डेल्टा का वर्गीकरण। आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण इन्होंने बताया है चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा, रुंडित डेल्टा और पालीयुक्त डेल्टा या छिणाकार डेल्टा। और विस्तार के अनुसार डेल्टा के विभाजन में इन्होंने बताया है वृद्धिमान डेल्टा, अवरोधित डेल्टा। पेज नंबर 257 पे ज्वार नदमुखी डेल्टा, एस्चुरी डेल्टा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें साफ लिखा है भारत में नर्मदा तथा तापी नदियां इस तरह का डेल्टा बनाती हैं। तो इस तरह हमारा उत्तर बी होना चाहिए, यमुना नदी। अगला इसमें प्रश्न है 32, विश्व का प्रमुख व्यापारिक समुद्री जलमार्ग नहीं है। आयोग ने इसका उत्तर जो दिया है डी, पनामा नहर, न्यूजीलैंड महासागर मार्ग। ये उत्तर सही है, इस पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अगर हम व्यापारिक समुद्री जल मार्गों की रैंकिंग करें तो ये चौथे नंबर पे आता है और उससे पहले तीसरे नंबर पे ये आता है उत्माश अंतरीप जलमार्ग जो है। इससे अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है पनामा नहर न्यूजीलैंड महामार्ग से अधिक होता है। इसके एविडेंस को देख लेते हैं। इस विश्व के मानचित्र में यातायात प्रवाह की मात्रा को दर्शाया गया है। सबसे अधिक व्यापार उत्तरी अटलांटिक मार्ग द्वारा होता है, इसलिए इसको नंबर 1 दिया गया है। सेकेंड नंबर पे स्वेज नहर मार्ग है, इसलिए इसको नंबर 2 दिया गया है। थर्ड नंबर पे ये केप मार्ग है, इसलिए इसको नंबर 3 है। और फोर्थ नंबर पे ये पनामा मार्ग को दिया गया है, इसलिए आयोग ने जो उत्तर बताया है वो सही है। इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई ठोस प्रमाण हो तो वो आपत्ति कर सकता है इस प्रश्न पे भी। अगला प्रश्न जो डाउटफुल है वो है 46, ऊष्मा का हस्तांतरण को कहा जाता है। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, संचालन और संवहन, जबकि आयोग ने इसको ए माना है, संचालन। इस पे भी आपत्ति की जा सकती है। सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता। वायुमंडल की निचली परतों का गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। दूसरा है संवहन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल के ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है और ये क्वेश्चन आयोग को हटाना पड़ेगा। अगला डाउटफुल क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर आयोग ने सी माना है, प्रति चक्रवातीय दशाएं लवणता को घटा देती हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इसका उत्तर ए होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। मगर यहाँ पे आयोग ने सही उत्तर दिया है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। ये प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती, ये सही है। जबकि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34 प्रति हजार है और दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता
35 प्रति हजार है। उत्तरी गोलार्ध जो है स्थलीय भाग अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक होने के कारण नदियाँ भी हैं और नदियाँ जो है वह समुद्रों में या महासागरों में स्वच्छ जल जो है पहुंचाती हैं, जिस कारण वहाँ की लवणता जो है कम हो जाती है। तो इस प्रश्न पे भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। और फिर भी अगर आपके पास कोई ठोस एविडेंस हो तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें है 57, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आयोग ने इसका उत्तर दिया है ए मात्रात्मक क्रांति। कुछ लोगों का मानना है कि इसका उत्तर अन्वेषण तथा वर्णन होना चाहिए, जबकि आंसर जो है ए मात्रात्मक क्रांति ये सही है। इसके एविडेंस को देख लेते हैं। इस एविडेंस को मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12 की बुक से लिया गया है। चैप्टर 1 पेज नंबर 5 पे ये है, जिसमें मानव भूगोल के उपागमों को दर्शाया गया है। इसमें सबसे पहला ये है अन्वेषण और विवरण, फिर उसके बाद है प्रादेशिक विश्लेषण, ये उपागम है। क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद। तो इस तरह मात्रात्मक क्रांति हमारे मानव भूगोल के उपागम के अंतर्गत नहीं आता है। आयोग द्वारा दिया गया उत्तर सही है, इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है जिस पे आपत्ति की जा सकती है, क्वेश्चन 61, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसमें उत्तर जो है आयोग द्वारा डी दिया गया है, कांडला, जबकि इसका उत्तर बी होना चाहिए, मुंबई। इसके एविडेंस को देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह जो है पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला प्रधानतः एक आयात पत्तन है जो पेट्रोलियम, उर्वरक और गंधक आदि का आयात करता है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिससे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई के बारे में देख लीजिए, पश्चिमी समुद्र तट पर यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह के कारोबार में पेट्रोलियम उत्पाद तथा शुष्क माल प्रमुख हैं। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां देश का सर्वाधिक समुद्री यातायात किया जाता है। अगला प्रश्न है जिस पे आपत्ति की जा सकती है, क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी साक्षरता दर को दिया गया है। आयोग ने जो ये साक्षरता दर के आंकड़े दिए हैं ये एक भी वास्तविक साक्षरता दर से मेल नहीं खाते 2011 की जनगणना के अनुसार। कुछ लोग इसका आंसर डी बता रहे हैं चंडीगढ़, मगर इस क्वेश्चन को डिलीट करना होगा क्योंकि ये एक भी आंसर जो है इसका मेल नहीं खा रहा है, सारे ही डिफर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जिस पे डाउट है 71, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? इसका उत्तर जो है आयोग ने डी दिया है, महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। यह असत्य है। ये भारत के संदर्भ में कह रहा है। भारत के महानगरों एवं सन्नगरों की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ये सही है। 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में देश के 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं। अब यहाँ संपन्न की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, आयोग ने संपन्न का कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको सही मान सकते हैं क्योंकि 85% से अधिक संपन्न लोग निवास करते हैं। अब ये संपन्नता कोई निर्धारण नहीं कि 10 लाख से अधिक आय वाले यहाँ संपन्न माने जाएंगे कि 1 करोड़ आय वाले संपन्न माने जाएंगे, तो इसलिए इसको सही माना जाएगा। और अगला है सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है, ये भी सही है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है असत्य है और ये गलत है। भारत जो है विकासशील देश है और विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित होते हैं, अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ भाड़ की स्थिति पैदा करते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवास की कमी, लंबवत विस्तार, बहुमंजिलीय मकान तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषता है। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियां, अनाधिकृत बस्तियों में रहते हैं। तो भारतीय संदर्भ में ये प्रश्न जो है डी इसका सही होगा कि महानगरों एवं सन्नगरों में नगरीय सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता है, फलतः जीवन आनंददायक है। यह गलत है, भारतीय संदर्भ में ये सही नहीं है। अगर ये विकसित देश होते तो उस संदर्भ में ये सही होता। अगला प्रश्न है जिस पे डाउट है, क्वेश्चन नंबर 85, उत्तरी अमेरिका
में प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है? इसका उत्तर जो है आयोग ने ए दिया है, G.K. गिलबर्ट, जबकि इसका उत्तर सी होना चाहिए, W.M. डेविस। के साक्ष्य को देख लेते हैं। डेविस को अमेरिकी स्थलाकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये एविडेंस जो है वैकल्पिक भूगोल संजय सिंह क्रॉनिकल से ली गई है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ठोस एविडेंस हो तो इस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जिस पे डाउट है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो को क्या कहते हैं? आयोग ने इसका उत्तर ए दिया है, ट्विस्टर। कुछ लोग जलस्तंभ मान रहे हैं कि जलस्तंभ कहा जाता है, मगर आयोग का उत्तर सही है। टॉर्नेडो जब जलीय भाग में होता है तो उसे जलस्तंभ कहते हैं, और जब वह स्थलीय भाग पे आता है तो उसे ट्विस्टर कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न पे भी आपत्ति नहीं की जा सकती। इन प्रश्नों के अलावा एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 105, डैश अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है? आयोग ने इसका उत्तर 20 अंश उत्तरी अक्षांश दिया है। 25 अंश उत्तरी अक्षांश से 20 अंश दक्षिणी अक्षांश तक तापीय भूमध्य रेखा माना जाता है। इस तरह किसी एक अक्षांश पर तापीय भूमध्य रेखा का होना संभव नहीं है, क्योंकि किसी स्थान के तापमान को वहाँ की स्थलाकृतियों जैसे पर्वत श्रृंखलाएं या महासागरीय धारा या वनस्पति आदि निर्धारित करते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, वह न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। यहाँ तापीय भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा पर ना होकर 10 अंश उत्तरी अक्षांश पे दिखाया गया है। ऊपर से कैलिफोर्निया की ठंडी धारा और नीचे से बोल्ट की ठंडी धारा के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र का तापीय भूमध्य रेखा जो है वह भूमध्य रेखा पर ना होकर उससे 10 अंश और उत्तर में है, 10 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा पर। इसी तरह भारत में 13 अंश उत्तरी अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा माना जाता है। एविडेंस गूगल पर उपलब्ध है। इस आधार पर यह प्रश्न भी डाउटफुल है। इन प्रश्नों के अलावा कोई और प्रश्न आपको गलत लगता हो और आपके पास उसका एविडेंस हो तो आप उस पर आपत्ति अवश्य करें। संभावित कट ऑफ के लिए आप सभी संशोधित आंसर की आने के बाद आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आप किस कैटेगरी से हैं कमेंट में लिखें, तो उसका सटीक विश्लेषण किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।